ठीक है, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं चैनल डिसीजन को. We completed, not completed that, I guess. We completed 3 points in that, right? Product consideration we completed, product consideration and market consideration we completed, right? We just need to complete the other 3 points. That is, क्या क्या है वो? Company consideration है, company consideration, environment consideration and middleman consideration, right? तो ये तीनों consideration हम लोग को करना है. उससे पहले, before starting the other 3 topics, we just need to discuss whatever we discussed in the last class. We just need to revise it once. Who is going to tell me about the product consideration? How product is affecting on the channel distribution? Product consideration मुझे कौन बताएगा? Who is going to tell me about it? शॉर्ट लेंथ होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का. ठीक है, पेरिशेबल प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? जैसे मिल्क हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जिनको हम ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं. क्लियर हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिशेबल? ओके, चैनल क्लियर नहीं था. who is going to tell me about product consideration? Who is going to tell me about it? Yes, Ved. मैम, प्रोडक्ट कंसिडरेशन में जो पहला पॉइंट आता है वो आता है सेलिंग प्राइस पर प्रोडक्ट या कॉस्ट प्रोडक्ट पर कॉस्ट. उसमें यही है कि जो प्रोडक्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कंसिडरेशन में बनते हैं कि उनको बनाने का कॉस्ट कम आता है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में बना रहे तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है और बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, पूरा चेन वो बना सकते हैं. लेकिन जिन प्रोडक्ट का कॉस्ट हाई है तो फिर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो थोड़ा छोटा होता है, ताकि वो अपना कॉस्ट मेंटेन कर सके और मार्जिन ले सके. फिर पेरिशेबल प्रोडक्ट पेरिशेबल है कि अगर प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है, अगर डेयरी प्रोडक्ट हम लें तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेन बहुत छोटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाता प्रोडक्ट, मुश्किल से 1-2 दिन, 3 दिन. और फिर ऑन द बेसिस ऑफ वेट, जो भी जितने भी बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, जो अर्थ मूविंग ऑब्जेक्ट मशीन्स होते हैं या किसी भी टाइप के जिनका वेट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ेगा. इसीलिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन चेन छोटा ही रखना पड़ेगा, ताकि वो डायरेक्ट कस्टमर से आप डील कर सके जितने कम. इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी प्लांट्स वगैरह जो हैं, उनके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल होना चाहिए वो शॉर्ट रखना चाहिए, बिकॉज उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, फिर मिडलमैन को अप्रोच करना, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, राइट? एंड मिडलमैन विल टेक द हाई कॉस्ट फॉर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट, बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज बल्की एंड द बल्की भी होगा और ज्यादा वेट का होगा. इसीलिए हमें क्या रखना चाहिए? शॉर्ट रखना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को. पेरिशेबल प्रोडक्ट भी शॉर्ट रखने का रीजन है बिकॉज दोस प्रोडक्ट आर नॉट ड्यूरेबल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट है टेक्निकल नेचर ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन. तो जितनी अगर टेक्निकल नेचर ज्यादा की, अगर उसके बाद आपको एक डेमो देना पड़ेगा रिटेलर को या जो उस चीज की ले रहा है साइट बेचने के, तो जितना टेक्निकल एक्सपर्टीज ज्यादा चाहिए होगी तो उतना ही आपको शॉर्ट रखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ताकि आप एक अच्छा नेटवर्क बना सको टेक्निकल एक्सपर्ट का, जो प्रोडक्ट को आगे सेल कर सको. जो टेक्निकल बेसिकली जिस प्रोडक्ट का फीचर टेक्निकल है, यानी टेक्निकल प्रोडक्ट कौन सा आ गया आपके? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे मोबाइल फोन हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हो गए, रेफ्रिजरेटर, फिर आपका वॉशिंग मशीन, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द टेक्निकल. ठीक है, जहां पर टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स आ गए उसको आप विदाउट नॉलेज वाले रिटेलर्स को प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमें या तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए होंगे. ठीक है, और ज्यादातर जो टेक्निकल नॉलेज वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए हम शॉर्ट लेंथ या शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करते हैं. और उसमें जो भी मीडिएटर होंगे, जो भी मिडलमैन हम यूज कर रहे हैं, यानी इंटरमीडिएट जिसको भी हम यूज करेंगे, वो क्या होना चाहिए? हाईली नॉलेजेबल. जस्ट इमेजिन कि इफ यू आर बाइंग द रेफ्रिजरेटर, like a refrigerator को आप खरीदने गए, and if you are asking the question about the refrigerator, that how it works, what kind of feature it have, what tell me about the speed. If the person is in washing machine, they will ask about the speed and all. Just think about it, that if the person is not able to elaborate, are you going to buy this product?
No, ma'am. Why we are using the technological product? For convenience and make our life easy, right? And if the person is not able to elaborate about the product properly, we are not going to buy that product. ठीक है, इसीलिए टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है वो पर्सन जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको, ठीक है। तो एक अच्छा खासा उनको एम्प्लॉइज और सेल्स फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप एक्सट्रीम उसको हाई लेवल सेल्स फोर्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप अपने अपने थ्रू, मतलब कि जो कंपनी जो है ना, वो बाहर का कोई मीडिएटर को यूज नहीं करेगी, खुद से सेल्स फोर्स हायर करेगी और उसके थ्रू प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कराएगी। तो इसमें भी जो लेंथ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होगा वो शॉर्ट होगा, ना कि वो लॉन्ग होगा। समझ में आई बात? ठीक है। एंड एक और चीज, जब भी आपका टेक्निकल प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखिएगा उसमें ज्यादातर जो रिटेलर्स होते हैं वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर या तो कंपनी के शोरूम से वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं कंज्यूमर को। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, वेट, नेक्स्ट पॉइंट। तो यस वेट, मैम कार डीलरशिप भी इसी में आएगी, टेक्निकल नेचर का? एग्जैक्टली। कार डीलरशिप में क्या होता है, ज्यादातर डायरेक्ट सेल अप्रोच होता है उसमें। ज्यादातर जो डीलर्स होते हैं या तो वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उनको बनाया जाता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है ज्यादातर, कुछ जगह पे सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, और ज्यादातर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत लिमिटेड होंगे, उनके थ्रू ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, वो सेल कराते हैं। और कंपनी जो है ना अपनी शोरूम खुद ओपन करती है, जैसे सुजुकी हो गया, हुंडई, ये सब का आप देखना कि ज्यादातर शोरूम आपको मिल जाए, ठीक है, हीरो होंडा हो गया, बाइक्स एंड ऑल, सबके लिए दे आर बेसिकली वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कुछ डीलर्स के साथ, या तो वो कुछ बाहर से आउटसाइड से डीलर्स को अपॉइंट करते हैं, या तो वो दूसरी चीज क्या करते हैं कि वो अपना खुद आउटलेट स्टार्ट करते हैं, खुद ओपन करते हैं। क्लियर हो गया? तो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है मार्केट कंसिडरेशन। हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द मार्केट कंसिडरेशन? हम पहला तो है कि नंबर ऑफ बायर, अगर मार्केट आपके प्रोडक्ट के लिए कम है तो उस समय आप शॉर्ट ही रखता है जो मैन्युफैक्चरर है अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि ज्यादा बायर है नहीं, तो वो चीज है। तो उसका वही वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मार्केट जितना बड़ा है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना बड़ा होगा फिर। तो ये फर्स्ट है। फिर दूसरा है जियोग्राफिकल कंसिडरेशन। अगर लोकेशन में जो पॉपुलेशन वो ज्यादा थोड़ी स्कैटर्ड है, दूर दूर है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन फिर ज्यादा बड़ा रखना पड़ेगा। और वहीं पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एक ही जगह पे है, कंसंट्रेटेड है, हाँ, तो हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन आप छोटा रख सकते हैं, बट स्कैटर्ड में आपको नहीं रखना पड़ेगा। Because you have to cover so many market. Either the consumers are scattered, but you have to basically cover the large market, right? For that we need so many mediators, middlemen or intermediaries. Yes, next. फिर आ जाता है साइज ऑफ ऑर्डर। अगर आप मतलब कुछ स्मॉल अमाउंट ही भेज रहे हैं, जैसे एफएमसीजी का है, तो आपको जैसे कंज्यूमर को 1 kg शुगर ही चाहिए, तो उन सब चीजों में जहाँ स्मॉल क्वांटिटी चाहिए वहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि आप छोटी क्वांटिटी में सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट। आप अगर बल्क में सेल कर रहे हो तो आप डिस्ट्रीब्यूशन छोटा रख सकते हो, बट अगर आपकी क्वांटिटी स्मॉल है सेल करने के लिए तो आप बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन रखना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखना पड़ेगा। अगर इसमें जो मार्केट, बेसिकली मार्केट को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट अगर हम बल्क में कुछ लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करते हैं, ठीक है, कुछ ही लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर है और उनको बल्क में प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट चैनल का भी यूज कर सकते हैं। यानी मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर सकता है, दे देगा डिस्ट्रीब्यूटर को और डिस्ट्रीब्यूटर सेल करेगा कस्टमर को। लेकिन अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट रिटेलर्स ले रहे हैं, जैसे कि आपके बाकी जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, इसके लिए हम हर जगह पे प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना है, लार्ज मार्केट शेयर कवर करना है, हर लोकेलिटी, हर एरिया को बेसिकली कवर करने की कोशिश करना है, तो ऐसे केस में हमें डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे चाहिए। यही सेम चीज प्रोडक्ट कंसिडरेशन में भी सेम चीज होगा, लेकिन यहाँ कॉस्ट के हिसाब से होगा कि जिस भी प्रोडक्ट का कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट का मतलब है पर प्रोडक्ट, जिस भी यूनिट का कॉस्ट, ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट मान लीजिए कि लो है, मान लीजिए 5 रुपए, 10 रुपए, 20, जैसे मैच स्टिक हो गया 5 रुपए का डब्बे में आता है, 5 रुपीज,
ठीक है, मान लीजिए सर्फ हो गया, फिर बाकी के आपके ग्रेन्स वगैरह जो हो गए, जिनकी जो बेसिकली प्राइस है बहुत एक्सट्रीमली हाई नहीं है, नॉर्मल प्राइस, इकोनॉमिकल प्राइस प्रोडक्ट है। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लार्ज यूज कर सकते हैं, लॉन्ग यूज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। लेकिन जिस प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट बहुत हाई है, जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, इसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको लॉन्ग जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट कंसिडरेशन एंड प्रोडक्ट कंसिडरेशन में किसी को भी कोई डाउट है? मार्केट कंसिडरेशन एंड प्रोडक्ट कंसिडरेशन, एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। तो मिडलमैन कंसिडरेशन की अगर हम बात करें, हु इज मिडलमैन? यस वेट, जो हैबिट्स ऑफ बायर जो है, इसका मतलब यहाँ पर जो इन्होंने सेंस दिया है, दैट इज इन द सेंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी कंज्यूमर जो है वो हर चीज कैश में दे देता है, यानी पेमेंट एट द टाइम करता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये अम्ब्रेला खरीदा और मैंने इसका प्राइस तुरंत से दे दिया, तो दिस इज माई हैबिट दैट आई एम पेइंग द कैश एट द टाइम व्हेन आई एम परचेजिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, मैं तुरंत से पेमेंट कैश में कर दे रही हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं, दे आर नॉट पेइंग द अमाउंट एट द टाइम व्हेन दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट, but they are paying the price after 1 month, 2 months, और they are taking the product in credit, यानी कि वो बेसिकली उधार में सामान लेते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर ये चीज हैबिट्स को देखा जाए, तो अगर बहुत सारे कंज्यूमर्स जो है वो पेमेंट कैश में करते हैं, तो ऐसे केस में जो प्रोड्यूसर है ना, वो डायरेक्टली भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है कंज्यूमर को। लेकिन अगर कंज्यूमर जो है वो क्रेडिट वाले हैं, जो ज्यादातर उधार में सामान लेते हैं, उनकी हैबिट पेमेंट करने की बाद में है, तो ऐसे केस में वो ज्यादातर आसपास अपने रिटेलर से ज्यादातर डील करते हैं, और इन्हीं कंज्यूमर को कवर करने के लिए जो कंपनी है वो दोनों तरीके का अप्रोच यूज कर सकती है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, मतलब लेवल ऑफ चैनल जो है ना वो दोनों रख सकती है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो कभी भी ऐसा हुआ है कि यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट इन क्रेडिट और आप बाद में पे कर दो, मतलब सीओडी के अलावा, सीओडी इज समथिंग यू आर परचेजिंग एट दैट टाइम व्हेन द प्रोडक्ट इज डिलीवर एक्चुअली, तो जब आपके पास प्रोडक्ट आता है तो आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। बट आई एम नॉर्मली आस्किंग, क्या आपको कोई भी उधार में दे सकता है ऑनलाइन साइट कभी भी प्रोडक्ट? नो मैम, एग्जैक्टली। तो सो मेनी कंज्यूमर्स जो होते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, बेसिकली अपने आप को अवॉइड करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से। लेकिन अगर आप रिटेल में देखिए, आसपास की लोकेलिटी में रिटेल शॉप जो है, बहुत सारे लोग खाता ओपन कर लेते हैं बेसिकली कंज्यूमर्स का, और वो उधार में सामान देते हैं, आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ फिर वो पेमेंट करते हैं। तो हैबिट्स ऑफ बायर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हैबिट्स ऑफ बायर यही है। वेट, क्लियर हो गया बच्चे? वेट, इसमें ईएमआई आएगा? इसमें ईएमआई आपका नहीं कह सकते। ईएमआई जो है ना, वो एक तरीके का जो बैंक है वो आपके बदले पेमेंट कर देती है, समझ रहे हो? तो जो कंपनी है उसके पास तो पेमेंट रिसीव हो ही जाता है ना, द कंपनी विल गेट द अमाउंट, बट व्हाट यू नीड टू डू इन दैट केस कि आपको बेसिकली बैंक को पेमेंट करना पड़ता है। एक तरीके से आप बैंक को पैसा दे रहे हो। बैंक जो, अगर आप क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे हो प्रोडक्ट को, तो एक बार में वो आपका पैसा जो है वो पूरा डिडक्ट कर लेंगे, पूरा का पूरा जो भी अमाउंट है, लाइक, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, जैसे 50,000 का आपने सामान लिया, वो 50,000 रुपीज आपका एप्लीकेबल नहीं है, एक तरीके से बैंक लोन देती है प्रोडक्ट के लिए, समझ रहे हो? बैंक से ना पैसा ले लेता है कंपनी, एंड देन यू हैव टू रीपे इट टू द कंपनी। क्लियर है ना? और बैंक क्यों दे रही? आगे बढ़ते हैं हम, तो मिडलमैन कंसिडरेशन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडलमैन? मिडलमैन कौन होते हैं? हु आर मिडलमैन? कौन होते हैं मिडलमैन? एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। एग्जैक्टली। जो भी मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच में जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, दे आर मिडलमैन, ठीक है। तो मिडलमैन को कंसिडर किया जाएगा, कैसे मिडलमैन अफेक्ट करता है चैनल के, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को किस तरीके से अफेक्ट करता है आपका मिडलमैन।
ठीक है, तो सबसे पहले कि सर्विसेज ऑफ मिडलमैन, अगर हम सर्विसेज ऑफ मिडलमैन की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरर जो है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो है वो मिडलमैन को तभी कंसिडर करता है, दे आर गोइंग टू कंसिडर द मिडलमैन when they are thinking that the middlemen are required, जब उनको लगेगा कि हाँ मेरे प्रोडक्ट के लिए मिडलमैन की जरूरत है, तभी वो बेसिकली क्या करते हैं, मिडलमैन को क्या करते हैं, हायर करते हैं। लेकिन और इसमें भी एक चीज ये आता है कि कंपनी का साइज क्या है, वो तो हम ऐसे खैर कंपनी कंसिडरेशन में पढ़ेंगे। कई बार जो छोटी कंपनीज होती हैं दे आर नॉट एबल टू हायर द मिडलमैन, तो मिडलमैन की सर्विसेज कैसी हैं, किस तरीके की सर्विसेज वो देते हैं, ठीक है, और किस तरीके से उनके डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है मिडलमैन की, यानी मिडलमैन की जो सर्विस है वो किस तरीके की, इफिशिएंट है या नहीं। अगर प्रॉपर है, अच्छी है और नोन है, नोन मिडलमैन है या फिर जानता हुआ कोई होलसेलर और रिनाउंड हो, तो ऐसे केस में कई बार मैन्युफैक्चरर जो है वो मिडलमैन को हायर कर लेता है। लेकिन हायर भी तभी करेगा जब उसको लगेगा कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो दे आर नॉट गोइंग टू हायर द मिडलमैन, बिकॉज इन कहीं ना कहीं whenever you are hiring the middleman, you are giving the responsibility of sales to others. And just imagine कि आपकी तरफ से वर्क जो है वो प्रॉपर है, and if you are shifting your work toward the other distributor, and if they are not able to sell the product properly, it is going to impact your company. So what kind of services middlemen are providing and how much efficient services they are providing, that matters. ठीक है, तो सर्विसेज ऑफ मिडलमैन मतलब सर्विस किस टाइप का देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लगेगा कि जो सर्विस मिडलमैन एडिशनल सर्विस दे रहे हैं जो मैन्युफैक्चरर नहीं दे सकता, मान लीजिए कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मैन्युफैक्चरर को कि दे कैन नॉट एबल टू कंसर्न लाइक मिडलमैन, वो कंसर्न नहीं दिखा सकता जितना मिडलमैन और इंटरमीडिएरी कंज्यूमर की तरफ दिखाता है, तो ऐसे केस में वो काम शिफ्ट कर सकता है। लेकिन वो जो मिडलमैन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए, अपने वर्क में प्रॉपर होना चाहिए। तो सर्विसेज ऑफ मिडलमैन फर्स्ट हुआ इसका कि किस तरीके की सर्विसेज मिडलमैन दे रहा है, कुछ स्पेशल सर्विस दे रहा है जो मैन्युफैक्चरर नहीं दे सकता, तो यस डेफिनेटली दे कैन शिफ्ट इट। लाइक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बना रहा है लेकिन उसके पास ना टाइम नहीं को इलाबोरेट करे कस्टमर को प्रोडक्ट, हर एक कस्टमर को वो टाइम दे सके, एफर्ट लगा सके सेलिंग में, तो ऐसे केस में अगर वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट सेल करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर ये चीज करता है कि हर एक कंज्यूमर को दे कैन शो द कंसर्न, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पेशल सर्विसेज कौन दे रहा है, मिडलमैन दे रहा है, जो एक मैन्युफैक्चरर नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एंड एफर्ट, ठीक है, एफर्ट नहीं लगा सकता, टाइम नहीं है, इतना कंसर्न नहीं दिखा सकता, तो इसीलिए ज्यादातर जो है इसके मिडलमैन की सर्विसेज की वजह से उनको मैन्युफैक्चरर हायर कर लेते हैं मिडलमैन को। लेकिन जरूरी नहीं है कि जरूरत ना हो तब भी हायर करना है। जहां पर प्रोड्यूसर जो है वो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर से, ज्यादातर स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ही होंगे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स है, उनको जरूरत नहीं पड़ता है कई बार इंटरमीडिएरीज को हायर करने का। नेक्स्ट है सेल्स पॉसिबिलिटी, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है जो सेलेक्ट करना है उसको अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सेल कर सके, यानी वॉट एवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड वॉट एवर मीडिएटर दे आर बेसिकली हायरिंग, they just need to, they have to be assured about it कि जो उनका प्रॉफिट और सेल्स है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि मिडलमैन हायर करने के बाद भी they are not able to get the profit as such. So and the cost is also incurring in giving the commissions to the middle person, जो भी वहां पर है होलसेलर्स, रिटेलर, उनको भी तो कमीशन देना पड़ता है ना प्रोडक्ट के लिए। तो अगर हमारा सेल जो है मतलब सही बेटर प्रॉपरली होना चाहिए प्रोडक्ट और प्रॉफिट मिलना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट में ही कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि यानी कि इफिशिएंट आपके मिडलमैन होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि कॉस्ट फैक्टर का हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर रहे हैं जहां पर मिडलमैन प्रेजेंट है वो हमेशा आपको ज्यादा कॉस्ट इनकर ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि यू आर, मान लीजिए 20 रुपीज के प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करते करते उसका कॉस्ट 30-35 पहुंच जाए, बिकॉज आपने इतना जगह पे कमीशन और इतनी जगह पे आपने एक्सपेंस जो है एक्स्ट्रा किए हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव चैनल यूज कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आप कॉस्ट कटिंग अप्रोच को अपनाइए, ज्यादा आपको कॉस्ट ना लगे किस चीज में, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्ट के। तो कॉस्ट फैक्टर जो है हमेशा देखना चाहिए कि जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज कर रहे हैं वो वर्थ है या नहीं, और इतना भी एक्स्ट्रा पैसा इनकर तो नहीं करना पड़ा, ज्यादा एक्सपेंस तो नहीं देना पड़ रहा, ठीक है, जो आपके ओवरऑल प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसिव बना रहे हैं, एक्सट्रीम एक्सपेंसिव बना रहे हैं, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखना है कि कॉस्ट फैक्टर ज्यादा, मतलब कॉस्ट ज्यादा ना लगे, ज्यादा इनकर ना हो। किस चीज में ज्यादा इनकर ना हो? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। नेक्स्ट है एटीट्यूड ऑफ मिडलमैन टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स पॉलिसी। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स पॉलिसी के लिए क्या एटीट्यूड है मिडलमैन का? ठीक है, इट लिटरली मैटर्स। व्हाई इट लिटरली मैटर्स? लाइक कुछ मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि समटाइम मिडलमैन आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दूस पॉलिसीज एंड दे डोंट वांट टू डील विथ योर प्रोडक्ट, राइट? तो ये चीज जो एटीट्यूड होता है, समथिंग विच इज रिलेटेड विथ यस और नो, मतलब कई बार जो मिडलमैन होते हैं दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द डील, ठीक है, एंड समटाइम दे विल एक्सेप्ट द डील। ठीक है, तो जो पॉलिसीज है सेल का या फिर सप्लाई का, वो फॉर्मुलेट कौन करता है? डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर फॉर्मुलेट करता है, एंड उसको कई बार मिडलमैन रिजेक्ट कर देता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, लाइक पॉलिसीज आर स्ट्रिक्ट, एंड इन द केस अगर प्रोडक्ट जो है वो ओवर स्टॉक हो जाता है किसी भी मीडिएटर के पास, तो मैन्युफैक्चरर आर नॉट रिटर्निंग इट, मतलब अपने पास वापस नहीं ले रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है? रिस्क एसोसिएटेड हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट के साथ। ओवर स्टॉक है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने किसी चीज का 20,000 पीसेज आपने ऑर्डर दिया, उसमें से 2,000 सेल हुआ, 18,000 सेल नहीं हुआ प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी की ये पॉलिसी है कि वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न द प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट सेल हो या ना हो, तो क्या लगता है? बीइंग अ मिडलमैन दे हैव टू एक्सेप्ट दिस डील। व्हाट डू यू थिंक? नो मैम। एग्जैक्टली नो, बिकॉज ओवर स्टॉक हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके की अगर कोई पॉलिसीज है, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का जो मिडलमैन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, मिडलमैन एक्सेप्ट नहीं करता है, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट ऑन व्हाट? इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार इसी वजह से कई बार लेस पार्टिसिपेशन होता है किसका? मिडलमैन का कंपनी में। तो देयर आर वेरियस रीजंस। अगर हम मिडलमैन कंसिडरेशन को देखें तो एटीट्यूड क्या है मिडलमैन का? ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज यू आर मेकिंग, कंपनी के लिए कौन सी पॉलिसीज आप बना रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से एटीट्यूड जो है, बिहेवियर है मिडलमैन का, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसमें पॉइंट में लिखना एटीट्यूड ऑफ मिडलमैन टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स पॉलिसी, एटीट्यूड ऑफ मिडलमैन टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरर पॉलिसी। ठीक है, कॉस्ट फैक्टर, कितना एक्सपेंसिव आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जितना एक्सपेंसिव होगा उतना लॉस है आपके लिए। ठीक है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट इनकर करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन में। सेल्स पॉसिबिलिटी, यानी कि जो भी मिडलमैन आप हायर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको फाइनल रिजल्ट वो दे, दैट इज सेल्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट का सेल ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? यू आर हायरिंग द मिडलमैन, यू आर इनकरिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट द प्रॉफिट एंड सेल्स। तो सेल्स पॉसिबिलिटी देखना चाहिए कि जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप जो भी आप मिडलमैन को हायर कर रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर हायर कर रहा है, वो उसके सेल्स को, प्रॉफिट को इंक्रीज करे। ठीक है, और क्या सर्विसेज ऐसा मिडलमैन दे रहा है जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर नहीं दे पा रहा है। तो अगर कोई एक्सक्लूसिव सर्विसेज वगैरह है या फिर टाइम की प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली कोई भी मैन्युफैक्चरर जो होगा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर होगा, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि हर एक कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाए, एक पर्सनल सेलिंग का अप्रोच अपनाए, या फिर तब कंपनी के खुद एम्प्लॉयज जाके हर एक कंज्यूमर से मिले। इज इट पॉसिबल? नो। तो जो एक्सक्लूसिव सर्विसेज जो मिडलमैन अगर दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हायर कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। तो ये हो गया मिडलमैन कंसिडरेशन। Let's move toward the next consideration, that is company's consideration. ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें मिडलमैन कंसिडरेशन में? मिडलमैन कंसिडरेशन में डाउट है? ओके, नेक्स्ट कंपनी कंसिडरेशन। कंपनी कंसिडरेशन, ठीक है, कंपनी कंसिडरेशन, गुडविल ऑफ द कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? गुडविल क्या होता है? मतलब रेपुटेशन, इमेज। रेपुटेशन और इमेज, ठीक है, आपकी कंपनी का क्या इमेज है, रेपुटेशन। ठीक है, तो गुडविल इज ऑल्सो एक इंटेंजिबल फैक्टर होता है, बट स्टिल वो क्या होता है? ब्रांड के लिए बहुत जरूरी होता है, प्रोडक्ट के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो गुडविल, तो गुडविल ऑफ द कंपनी का मतलब क्या है कि इफ द गुडविल ऑफ द कंपनी ऑन हाई साइड, यानी गुडविल बहुत ज्यादा है किसी कंपनी का, ठीक है, इट कैन सिलेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल
अपनी मर्जी से वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, अपनी मर्जी से। दे हैव फुल राइट टू सिलेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अकॉर्डिंग टू देयर ओन परसेप्शन, यानी उस हिसाब से उनका गुडविल बहुत हाई है। ऐसे केस में उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होंगे ना वो बहुत ज्यादा क्या करेंगे, एप्लीकेशन आएंगे डिस्ट्रीब्यूटर का, बिकॉज दे वांट टू डील विथ योर प्रोडक्ट, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट, बिकॉज गुडविल ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई, कंपनी का गुडविल हाई है, प्रोडक्ट के बारे में लोग जानते हैं। तो ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो खुद विलिंग होंगे आपके प्रोडक्ट के साथ डील करने के लिए। तो ऐसे केस में यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि आप अपनी मर्जी से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप हायर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आप यूज कर सकते हो। क्लियर है, जब आपकी गुडविल बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, और इस हिसाब से जो डिमांड है आपके प्रोडक्ट का वो भी बहुत ज्यादा हाई हो, गुडविल हाई है तो डिमांड हाई है, ग्रोथ हो रहा है आपकी कंपनी का, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वहीं अगर आपकी कंपनी का गुडविल एज सच बहुत ज्यादा हाई नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है, तो आप शॉर्ट बेसिकली क्या यूज करोगे, शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि आप कोशिश करोगे कि पहले कंज्यूमर बेस बनाने का, आप खुद से कोशिश करोगे कंज्यूमर के साथ डील करने का। तो कई बार जहां पर गुडविल हाई नहीं है, ज्यादा कंपनी नोन नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कंपनीज क्या करती है, शॉर्ट क्या यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। पर जहां पर कंपनी जो है जिसका गुडविल हाई है, दे कैन यूज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एज वेल एज दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन फॉर choosing the distribution channel. They can hire wholesalers, retailers, distributors, जो भी है वो खुद से हायर कर सकते हैं। क्लियर है, अपनी मर्जी से। Next, financial resources. It's totally depend upon the what kind of company you are running. ठीक है, कौन सी कंपनी आप चला रहे हैं। अगर आपकी कंपनी ऐसी है जहां पर फाइनेंशियल रिसोर्स की बहुत कमी है, नई नई कंपनी है, ठीक है, ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं नई नई कंपनी स्टार्ट करते हैं, उनके पास फाइनेंशियल कैपिटल उतना ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम अमाउंट वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे केस में दे कांट एबल टू टेक द एक्स्ट्रा बर्डन, वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं उठा सकते डिस्ट्रीब्यूशन का। उठा सकते हैं क्या, कोई छोटी कंपनी होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक्स्ट्रा बर्डन ले सकती है, नहीं ले सकती है, क्योंकि जितना वो मार्जिन कमाएगी उतना तो वो दे देगी, मिडिल मैन वगैरह को ही दे देगी वो। तो ऐसे केस में जहां पर आपका फाइनेंशियल रिसोर्स कंपनी में कम हो, तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप लॉन्ग यूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज लॉन्ग एंड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए यू हैव टू बेसिकली स्पेंड लॉट्स ऑफ अमाउंट, राइट। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो कंपनी है वो शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करेगी। लेकिन वहीं अगर कंपनी के पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, यानी कि पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, कंपनी लार्ज स्केल की कंपनी है, प्रॉफिटेबल सेक्टर में है, अभी प्रॉफिटेबल फेज में है, अभी ग्रोथ वाले फेज में है, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो कंपनीज हैं वो क्या कर सकती है, वो लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज कर सकती है। क्लियर हो गया बात, फाइनेंशियल रिसोर्स पे, गुडविल के हिसाब से। नेक्स्ट, ठीक है, इट्स टोटली मार्केटिंग, लिखिए मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी टू ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है, जहां तक भी मैंने करवाया है समझ में सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। जहां पर भी डाउट होगा मुझे उसी टाइम पे आप हैंड रेज करके मुझसे पूछ लीजिएगा। क्लियर है, साथ के साथ डाउट भी क्लियर करते चलना है, ठीक है। तो द पॉइंट इज मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके पास एक्सपर्टीज की कमी है, जिनके पास मैनेजमेंट स्किल की कमी है, या फिर मार्केट में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, अभी नई नई कंपनी है, ज्यादा दिन की कंपनी नहीं है, ज्यादा एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है कंपनी में, तो ऐसे केस में अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कंज्यूमर तक पहुंचने में आपको दिक्कत आ सकती है, मतलब कंज्यूमर को बेसिकली इन्फ्लुएंस करने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे केस में मिडलमैन का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ मिडलमैन विल ओनली रिक्वायर, तभी जरूरत पड़ेगा टू अ कंपनी को विच हैव नो मार्केटिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसके पास मार्केटिंग एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है। लेकिन वैसी कंपनी
जिनके पास मार्केटिंग एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, नॉलेजेबल, उनका पूरा जो ट्रैक है, जो उनके एम्प्लॉइज है, knowledgeable employees are there, they are expertise in the market, they have lots of data, marketing research, मतलब हर तरीके से they are experienced। in that case जहां पर उनके पास एक्सपीरियंस है वहां पर वो खुद से भी सेल्स को बेसिकली क्या कर सकते हैं, यानी कि सेल्स जो है वो खुद से भी इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं कंज्यूमर तक। तो ऐसे केस में जरूरत नहीं पड़े तो मिडिल मैन को हायर करने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि जब हमारे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो हमें मिडिल मैन के पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी है, मैनेजमेंट को हम टैकल नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में हम मिडिल मैन का पार्टिसिपेशन जरूरी हो जाता है, बिकॉज जो एंड यूजर है, कंज्यूमर है, वो विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी कंपनी वहां तक नहीं पहुंच सकती, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकती प्रॉपरली। मे बी प्रोडक्ट सेल हो बट नॉट इफेक्टिवली, राइट। तो in this point marketing experience and ability of management clear हो गया, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये आपके आगे किसमें, कंपनीज कंसिडरेशन, ठीक है। खैर अभी और भी है कुछ पॉइंट्स जो हैं, साइज ऑफ द कंपनी जो हम लोगों ने फाइनेंशियल रिसोर्स में कवर कर लिया था। साइज ऑफ कंपनी पे भी वही चीज है कि जो छोटी कंपनीज होती हैं ज्यादातर उनके लिए हमें वो शॉर्ट चैनल यूज करती है, और लॉन्ग जो बड़ी कंपनीज होती है वो लॉन्ग चैनल यूज कर सकती है, ठीक है। लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन कर रही है, हाँ, साइज ऑफ द कंपनी इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, कि वो कितना ज्यादा प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्शन कर रही है और कितना ज्यादा स्केल में कर रही है। कभी कोई कंपनी जो बड़ी कंपनी जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रही है, तो ऑब्वियस बात है कि मिडिल मैन पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट, बट कंपनी जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कर रही है, यानी बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रही है, दे नीड द शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्लियर हो गया? तो साइज ऑफ द कंपनी, साइज ऑफ द कंपनी, marketing experience and ability of management, next financial resources and goodwill of the company, ये चारों आपका आएगा मार्केटिंग कंसिडरेशन में। किसी को कोई डाउट है? Anyone have any doubt in this? Okay, next environment, environmental factors में आपका क्या क्या आ जाएगा? जो आपके environmental factors है ना, legal, SLEP जिसको कहते हैं, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, स्लेप्ट कहते हैं ना, LEPT, स्लेप्ट। तो वही आपके वही फैक्टर्स आ जाएंगे, वो फैक्टर्स भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। लाइक समटाइम इन्फ्लेशन हो गया, कभी लॉकडाउन जैसे अभी चल रहा था, ठीक है, कहीं पर फैक्ट्री बंद हो जाना, पॉलिटिकल चेंजेस हमेशा होना, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा लाना अबाउट द कॉमोडिटीज एंड प्रोडक्ट, क्लियर है ना। फिर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज एंड ऑल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑब्सोलीट क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो सेम थिंग, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं जिनको हम लोग स्लेप्ट कहते हैं इन शॉर्ट, तो उसको भी हम environmental factors मिलेंगे, and environmental factors is also the reason for affecting the channel distribution, ठीक है। and I don't think so कि इसमें so we completed all kinds of factor, and एक चीज मैं आप लोग को इसमें add on करना चाहूंगी कि कभी भी कोई भी कंपनी जब यूज करता है या अडॉप्ट करता है चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 3 लेवल, ठीक है, जितनी भी टाइप के ये चैनल जो है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जिसमें जितने तरीके के चैनल्स हैं, कोई भी कंपनी अडॉप्ट क्यों करता है? ओनली फॉर वन थिंग, एंड दैट इज कंपनीज के ऑब्जेक्टिव के लिए, कि कंपनी का आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव 3 चीजों से रिलेटेड होता है। पहला चीज कि आप हमेशा जो आपके जो एंड यूजर है यानी कंज्यूमर है, उनके लिए कोई भी प्रोडक्ट मिलना, अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, यानी कंज्यूमर को ध्यान रखते हुए, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट टू द एंड यूजर, राइट। तो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली पहुंच जाए, डिलीवर हो जाए, कंज्यूमर जो है मार्केट से इजिली प्रोडक्ट परचेज कर सके, कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंस हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्रॉपरली अडॉप्ट करना। सेकंड है कि आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज कीजिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपका जितना टारगेट मार्केट है, यानी कि आपने जहां तक आपने सोचा है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। यानी कि
आपका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना, यानी जहां पर आपने टारगेट मार्केट में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कंपनी या चैनल का ऑब्जेक्टिव यही है कि कन्वीनियंस हो कस्टमर के लिए। सेकेंड क्या होना चाहिए, सेकेंड क्या होना चाहिए कि बेसिकली जो प्रोडक्ट है, जो टारगेट मार्केट है, वहां तक प्रॉपरली प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो जाए, या फिर कवरेज ऑफ टारगेट मार्केट, कवरेज होना चाहिए प्रॉपरली टारगेट मार्केट का। और तीसरा क्या होना चाहिए कि वॉट एवर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यू आर यूजिंग दैट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि वो प्रॉपर, मतलब एक्सपेंसिव ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप ज्यादा कॉस्ट को इनकर मत कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल इसमें नहीं करना चाहिए। तो तीन ये चैनल के ऑब्जेक्टिव है, कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर, कवर द टारगेट मार्केट, ठीक है, कवर द होल टारगेट मार्केट, एंड द नेक्स्ट और द लास्ट वन दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये तीन बेसिकली क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी चैनल का, चाहे आप कोई भी चैनल यूज कीजिए, 1 2, वो सुटेबल, और एक चीज और कि सुटेबल होना चाहिए वो आपकी कंपनी के लिए एंड प्रोडक्ट के लिए। मान लीजिए कि भाई जो हम लोगों ने प्रोडक्ट कंसिडरेशन एंड इतने सारे फैक्टर्स पढ़े, अगर उसमें अगर आप देख लीजिए पेरिशेबल प्रोडक्ट वाला केस, कि 4-5 दिन अगर कहीं भी प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जाने में टाइम लगेगा, मान लीजिए मिल्क, is it okay that product will be fine? No, that is going to spoil after 1 day even, ठीक है। तो इसीलिए देखा होगा आप लोगों ने भी कि कितनी जल्दी जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है सुबह का कितना स्पीड में होता है, मॉर्निंग में हर दिन एक प्रॉपर टाइम के साथ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जो भी आप यूज कीजिए चैनल को, दैट शुड बी सुटेबल फॉर योर कंपनी एज वेल एज योर प्रोडक्ट, राइट। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे, चैनल के ऑब्जेक्टिव यही थे, कन्वीनियंस होना चाहिए कस्टमर के लिए, टारगेट मार्केट को पूरा कवर करे, कॉस्ट इफेक्टिव हो, और आपकी कंपनी के लिए सुटेबल। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव किसी भी चैनल का होना चाहिए कंपनी के लिए। जो आपको मैंने फैक्टर्स करवाया है, किसी को भी कोई डाउट है इसमें? एनीवन हैव एनी डाउट इन द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द चैनल डिस्ट्रीब्यूशन? बताइए, किसी को भी कोई डाउट है? चलिए, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑफ चैनल पावर, ठीक है। चैनल पावर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो एक चैनल मैनेजमेंट एक एक्टिविटी होता है, ठीक है। क्या एक्टिविटी होता है, जहां पर आप चैनल के मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं, जो आपके चैनल के मेंबर्स हैं, आपके जो इंटरमीडियरीज हैं, आपके जो मिडल मैन है, उनको आप मोटिवेट करते हो, ठीक है, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूटर और जो मिडल मैन या फिर जो चैनल के मेंबर्स हैं वो अपना परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते रहे, यानी कि हाई लेवल तक पहुंचाते रहे अपनी परफॉर्मेंस को। तो जो बेसिकली चैनल पावर का मतलब क्या है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, मतलब एक तरीके से चैनल मैनेजमेंट की बात कर रही थी मैं, चैनल पावर के अंडर में ही आएगा। चैनल मैनेजमेंट क्या है, तो चैनल मैनेजमेंट है मोटिवेट करना चैनल के मेंबर्स को, ठीक है, मोटिवेट करना ताकि उनको परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस वो अचीव कर सके। और चैनल पावर क्या होता है, एक तरीके से कुछ स्टेप्स होते हैं चैनल पावर्स में ना, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो ऐसे स्टेप्स होते हैं जो चैनल मेंबर्स के ना एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो प्रॉपर्ली प्रोडक्ट को सेल नहीं करे, उनके एटीट्यूड को चेंज, मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं चैनल पावर में। लेकिन चैनल पावर्स आर बेसिकली स्टेप्स, कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, कुछ एक्शंस लिए जाते हैं, उसके थ्रू बेसिकली क्या होता है, चैनल मेंबर्स जो है वो मोटिवेट होते हैं एंड प्रोडक्ट और को सेल करने में, सर्विस को सेल करने में वो क्या होते हैं, हाई परफॉर्मेंस शो करते हैं, यानी कि उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ दिस। तो यहाँ पर चैनल पावर क्या होता है, जो चैनल पावर एक तरीके की एबिलिटी है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू अल्टर और मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ whom, behavior of channel members, so that they can change their behavior, so that they can improve their performance। तो ये होता है चैनल पावर, ठीक है। चैनल मैनेजमेंट क्या होता है, चैनल मैनेजमेंट वही है कि मोटिवेटिंग द चैनल मेंबर्स सो दैट दे कैन, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो चैनल मैनेजमेंट जो है वो क्या है, मोटिवेट करने का एम्प्लॉय को तरीका है, मेंबर्स को तरीका है मोटिवेट करने का। चैनल पावर एक तरीका, उसमें जो तरीका और जो एक्शन हम यूज करते हैं उससे क्या होता है कि बिहेवियर जो है ना कंज्यूमर का वो चेंज हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको शेयर स्क्रीन करके दिखाऊंगी कि जहां पर हम चैनल मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी ये कंपनी का एक तरीका है जहां पर बेसिकली क्या होता है
कि मोटिवेट किया जाता है। किसको मोटिवेट किया जा रहा है यहाँ पर? चैनल के मेंबर को, चैनल के मेंबर को मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो मतलब हाई परफॉर्मेंस अचीव कर सके। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस तक वो पहुंच सके। और जो चैनल पावर है ये एक तरीके का एक एक्शन है, एक्शन जो है या फिर क्या है, वो स्टेप्स है जो चैनल मेंबर के बिहेवियर को, चैनल मेंबर के बिहेवियर को या एटीट्यूड को मॉडिफाई करने का कोशिश करता है। मतलब both are kind of interrelated. This is a kind of management, this is a kind of process, ठीक है, एंड दिस इज अ बेसिकली एक्शंस और स्टेप्स हैं जो लेना पड़ता है बेसिकली किसको, कंपनी को लेना पड़ता है। अब इसमें निगेटिव एक्शंस भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, चैनल पावर में जो भी एक्शंस होंगे दैट विल बी निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, दोनों तरीके होते हैं। ठीक है, कई बार कंपनी स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले लेता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट इफ दे विल फाउंड दैट देयर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द लेवल, राइट। तो यहाँ पर एंड दिस जो कंपनी जो है ना वो क्या करेगी ना, थ्रेट, थ्रेट समझते हो, धमकी एक तरीके से किसको देगी, डिस्ट्रीब्यूटर को देगी कि अगर आपने अपना परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं किया तो वी आर गोइंग टू विथड्रॉ द डील, मतलब हम आपसे जो डील है वो वापस ले लेंगे, हम आपके साथ डील फिर नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू प्रोडक्ट फॉर सेलिंग, कि आप हमारी प्रोडक्ट को सेल कीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट बने हैं उसको हम तोड़ देंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि खत्म कर देंगे हम आपके साथ। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ निगेटिव तरीके का एक्शन है जहां पर आप क्या बात कर रहे हैं कि यू आर गोइंग टू विथड्रॉ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉर्सिव पावर है इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थ्रेट दिया जाता है। थ्रेट का मतलब क्या होता है, धमकी दी जाती है काइंड ऑफ, ये रिसोर्स जो है या फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा रिलेशनशिप, डीलरशिप। ठीक है, अगर इंटरमीडियरीज जो है वो कंपनी या मैन्युफैक्चरर के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो। ठीक है, ये इफेक्टिव होता है कहीं ना कहीं, अगर आप किसी को एक बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पे आते हैं तो दैट विल बी ऑलवेज इफेक्टिव, वो हमेशा इफेक्ट करता है, बट कहीं कभी इसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है। साइड इफेक्ट कैसे हो जाता है, जैसे कई बार जो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या फिर मिडल मैन या इंटरमीडियरीज है वो गुस्सा हो सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि वो सच में आपके साथ आगे डील करना ना चाहे। ठीक है, मे बी दे विल फाइंड दैट देयर इज नो मिस्टेक। ठीक है, उनका कोई मिस्टेक है ही नहीं किसी भी तरीके के लो परफॉर्मेंस एंड ऑल। ऐसे केस में वो गुस्सा कर सकते हैं, गुस्सा हो सकता है और वो खुद भी बेसिकली डील कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो इट माइट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस थ्रेट इट इज गोइंग टू इफेक्ट निगेटिवली एज वेल। पॉजिटिवली देखिए, निगेटिव एक्शन के साथ पॉजिटिव का यहाँ पर आउटकम सोच करके कंपनी क्या करिए, थ्रेट दे रही है, बट इट माइट बी पॉसिबल कि निगेटिव एक्शन से उनको निगेटिव ही आउटकम भी मिले। तो ये पॉसिबल है फर्स्ट वाला पावर जो कोर्सिव पावर है। सेकेंड है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड का तो मतलब सबको पता है भाई, कभी रेस में फर्स्ट है तो ट्रॉफी तो सबको अच्छा लगता है। ठीक है, कभी 5,000 रुपए का रिवॉर्ड हो गया और आजकल तो पेटीएम में स्क्रैच करने पे भी रिवॉर्ड मिल रहा है। तो रिवॉर्ड इज समथिंग विच इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ मोटिवेटिंग द पीपल, राइट। तो यहाँ पर रिवॉर्ड पावर का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई भी इंटरमीडिएट या मिडल मैन है उनको एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस लेवल के बाद मतलब मान लीजिएगा उनको 5,000 प्रोडक्ट तो सेल करना था और 5,000 की जगह पे 10,000 उन्होंने सेल कर दिया, यानी 5,000 अबव कर दिया उन्होंने सेल, तो एक पर्टिकुलर परसेंट ऑफ अमाउंट उनको आप एज अ रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो रिवॉर्ड इज समथिंग जहां पर एक पॉजिटिव एक्शन है जो कंपनी लेती है किसके लिए, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स या इंटरमीडियरीज के लिए, जब आपका फंक्शन या जो आपका परफॉर्मेंस जो है वो स्पेसिफिक जो आपने टारगेट से वो ज्यादा अचीव करे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, रिवॉर्ड पावर जो है वो बेसिकली रिवॉर्ड पावर का यूज करते हैं और मोटिवेट करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कि वो इससे और बेटर परफॉर्म करे, राइट। तो एक वर्ड नहीं होता कीप इट अप, है ना, ऐसा बनाए रखें। तो इसके लिए वी आर बेसिकली यूजिंग दिस रिवॉर्ड पावर। नेक्स्ट इज लेजिटिमेट पावर। ठीक है, लेजिटिमेट पावर का मतलब क्या होता है, यहाँ जो कंपनी है वो रिक्वेस्ट करेगी किसके लिए, बेसिकली बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस के लिए, कि एक तरीके से वो ये चीज बताएगी इंटरमीडियरीज को
कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए तो ये सारी पॉलिसीज उसमें लिखी हुई थी, और इन सारी पॉलिसीज के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दीज पॉलिसीज एंड रिटन वट एवर इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट, उसके हिसाब से आपको ये सारी रूल्स एंड पॉलिसीज को बेसिकली क्या करना है, फॉलो करना है। यानी आप उनके लिए कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप उनको लीगल डॉक्यूमेंट से ये चीज बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी पॉलिसीज और ये सारे स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आप लीगल बाइंडिंग का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर बेनिफिट लेते हुए क्या कीजिएगा, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बिहेवियर को मॉडिफाई या चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट पावर। एक्सपोर्ट पावर की अगर हम बात करें तो कुछ कंपनीज हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज है। ठीक है, वैसे कंपनीज विच इज वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड, ठीक है, बाय द डीलर्स। तो ऐसे जो दिस एक्सपर्टाइज, इस तरीके के जो एक्सपर्टाइज वाले कंपनीज होंगे वो मोटिवेट कर सकते हैं इंटरमीडियरीज को टू परफॉर्म वेल। यानी वैसे कंपनीज जो ऑलरेडी मार्केट में जो कह सकते हैं ना, जिनका गुडविल है, जो एक्सपर्ट है, अपने वर्क एरिया में एक्सपर्ट है, एंड दे हैव नॉलेज अबाउट दैट हाउ टू डील विद द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो ऐसे केस में कई बार इंटरमीडियरीज जो है वो उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं और अपने इसे एक्सपर्टाइज होने का यानी अपने स्किल और नॉलेज का वो यूज कर सकते हैं किसके लिए, इंटरमीडियरीज वगैरह को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, कई बार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उनको मोटिवेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज रेफरेंस पावर। जब हम रेफरेंस पावर की बात करते हैं तो दीज आर टू कंपनीज विच आर मार्केट लीडर्स। वो मार्केट लीडर्स हैं, जैसे सैमसंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मार्केट लीडर। एप्पल क्या है, बेसिकली आईफोन है वो जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट के साथ मार्केट में है, राइट, प्रीमियम प्राइसिंग के साथ। तो ये तरीके के जो होते हैं, सैमसंग का अगर हम मान ले तो एक तरीके का क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में इंडिया में भी आई थिंक नंबर 1 2 में आता होगा। मोबाइल फोन के लिए आई थिंक सो कि वो अब थोड़ा सा डाउन हो गया, एमआई इज इन द फर्स्ट नंबर, एमआई एंड अदर्स, एक दो और भी कंपनीज है, खैर अभी तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, बट स्टिल कुछ ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट लीडर है काइंड ऑफ। ठीक है, मार्केट लीडर होने की वजह से वो बहुत सारे मार्केट रिलेटेड डिसीजंस को बनाते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्राइस एंड ऑल। तो ऐसे कंपनीज जो है, ठीक है, इन कंपनीज का कुछ एक स्टैंडर्ड पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस होता है, और जो इंटरमीडियरीज जो होती हैं ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द गुडविल एंड ऑल वो खुद से ही डीलिंग करना चाहती हैं इन प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, तो ऐसे केस में जो चैनल मेंबर्स हैं वो आप एक मार्केट लीडर का एक आप उनको बता सकते हो कि लाइक ऑब्वियसली मतलब बताने की क्या है, मतलब ऑब्वियस लेकिन दे आर इन दैट प्लेस जहाँ उनको पता है कि वी आर डीलिंग विद विच कंपनी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बहुत सारे जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो कभी भी कोई ऐसा मतलब लो परफॉर्मेंस बहुत रेयर केसेस में होता है। ठीक है, so in the cases of the some market leader, the companies are very highly respected and the channel members जो है वो प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ एग्जैक्टली वी आर एसोसिएटेड विद देम। तो ऐसे केस में आप रेफरेंस पावर या फिर अपनी गुडविल का पावर यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें थ्रेट वगैरह की बात नहीं है, बस एक एसोसिएशन की बात है कि ऑब्वियसली यू आर एसोसिएटेड विद दिस ब्रांड। तो यहाँ पर ये चीज आप बता सकते हो उनको कि यू आर एसोसिएटेड विद दिस ब्रांड, so how you have to perform you know very well। तो इस तरीके से चीजें हो सकती है कि रेफरेंस पावर वेयर द कंपनी इज गोइंग टू यूज देयर गुडविल टू टेल द बेसिकली इंटरमीडियरी। खैर ऐसे बहुत रेयर केसेस में होता है दैट with which company you are associated with, just remember this, right? And the export power where the company has some expertise and they have very knowledgeable employees as well, so they can able to let the intermediaries know that how they have to perform in the market. And in the legitimate power, what the company can do, that they can tell the intermediaries that we are in the contract, and according to contract these policies you have to follow, whatever is made in the contract you have to follow it. So we are in the legal binding, we are in the legal contract, so you cannot breach it like this कि आप इनकी policies को नहीं मान रहे हो। Take legitimate power, reward power, when we are going to give them reward of some discounts, अगर हम देते हैं intermediaries को कुछ cash amount देते हैं, कुछ extra benefit देते हैं, so like reward power and coercive power is something where we are going to give the threat to the distributors or the intermediaries that if you are not going to perform well, we are going to
stop this, we are going to break this, क्या बोल सकते हैं उसको, लीगल बाइंडिंग, और वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस रिलेशनशिप, डीलरशिप एंड रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो थे, ये सारे आपके क्या थे, चैनल पावर थे, जहां पर कंपनीज जो हैं वो इन पावर को यूज करती है चैनल को के परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। बट ऐसा नहीं कि हमेशा यूज करती है। व्हेन द परफॉर्मेंस इज बिलो द एक्सपेक्टेशन, काफी एक्सट्रीम बिलो, बहुत नीचे चला जाता है, अगर कोई चैनल डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड दे आर गोइंग टू definitely they are going to affect the whole company products and market as well. So in that case they are going to use the channel power. तो ये सारे powers हैं। किसी को कोई doubt है? Anyone have any doubt in this channel power? Ved, Ashish, Akanksha, Rajesh, No, ma'am. Suman, किस तरीके के पावर हैं? कितने तरीके के पावर हैं? चैनल पावर क्या होता है पहले ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैनल पावर? रेज योर हैंड। अच्छा, मैम ये एक तरह का एक्शन होता है जो कि कंपनी यूज करती है अपने चैनल मेंबर को मोटिवेट करने के लिए और उनका बिहेवियर को चेंज करने के लिए। उनके बिहेवियर और उनके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। वेरी गुड। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पावर? मैम कोर्सिव पावर, रिवार्ड पावर, रेफरेंट पावर, एक्सपर्ट पावर, legitimate power. Yes, what does it mean? Who is going to explain it? Who is going to explain all the powers? कोहेसिव पावर, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेड दिया जाता है और इसमें मैन्युफैक्चरर जो वो कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ करने का थ्रेड देता है, विड्रॉ करने Yes, का ma'am. थ्रेड देता है कि अगर आपने परफॉर्मेंस को बेटर नहीं किया तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू ब्रेक द रिलेशनशिप। यानी हम जो डिस्ट्रीब्यूटर और जो मैन्युफैक्चरर रिलेशनशिप है, जो डीलिंग जो चल रहा है, उसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसको हम तोड़ देंगे। यस, नेक्स्ट है रिवार्ड पावर। इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है इंटरमीडिएरीज को। ठीक है, नेक्स्ट। और थर्ड है लेजिटिमेट पावर, जिसमें इसमें लीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन मींस इंटरमीडिएरीज को बताया जाता है और जो कि वो इंटरमीडिएरीज को फॉलो करना है। Exactly. उनको ये बताया जाता है कि you are in the legal binding, so you cannot do anything whatever you want, but you have to follow the rules and regulations which is mentioned in the contract, right? नेक्स्ट है एक्सपर्ट पावर। इसमें जो है कंपनी जो एक्सपर्टाइज कंपनीज जो है वो इंटरमीडिएट को मोटिवेट करती है, मींस बाय गिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। लास्ट है रेफरिंग पावर, जिसमें कि कंपनीज एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाती है जो कि अपने चैनल मेंबर्स को जैसे कि मींस प्रूव करना यहाँ रहता है। पर कंपनी जो है ना अपनी गुडविल का एक बेनिफिट लेती है, ब्रांड का बेनिफिट लेती है। कहती है कि ब्रांडिंग का मतलब वो सिर्फ एक ब्रांड, एक रिनाउंड ब्रांड का, एक रेप्यूटेड ब्रांड का बेनिफिट लेती है कि भाई जो मिडल मैन है, जो इंटरमीडिएरीज है, उनको ये बताया जाता है कि जस्ट थिंक अबाउट इट दैट विद विच ब्रांड यू आर एसोसिएटेड विद, यानी कौन से ब्रांड के साथ आप जुड़े हुए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से रेफरेंट पावर, मतलब एक बताया जाता है कि यू आर बेसिकली एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर ब्रांड। ठीक है, तो ये इसमें इतना ही काफी है, लाइक जस्ट उनको बताना कि एक बहुत पावरफुल, बड़ी, ठीक है, रेप्यूटेटेड, ओल्ड, रिनाउंड कंपनी, तो ये इसका स्टैंडर्ड को मेंटेन करना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? मिडिल मैन को बताती है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, पावर। किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीवन हैव एनी डाउट? ओके,
So in effective target market, marketers should focus on market segmentation, market targeting, market positioning, all of the above. Yes, Akanksha? Ma'am, D. D. Ved? All of the above. Suman? All of the above, ma'am. Ashish? All of the above, ma'am. Exactly. इफेक्टिव टारगेट मार्केट के लिए मार्केटर को हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा, सेगमेंटेशन पे भी, टारगेटिंग पे भी एंड पोजीशनिंग पे भी. तो एसपीपी तीनों इस पे क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा. नेक्स्ट, niche marketers objective is to understand their customers needs so well, following which the customers are willing to pay a premium, ठीक है, reluctant to pay a premium, not willing to buy at even discount, none of the above. Yes, Akanksha? Ma'am, A. Willing to pay a premium. Muskan? Yes, ma'am. Willing to pay a premium. ठीक है, सेम थिंग कि अगर कभी भी नीश मार्केटर्स जो हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कस्टमर के नीड्स पर फोकस करें, उनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट डेवलप करें एंड उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर जो है वो प्रीमियम प्राइस भी पे करने के लिए रेडी रहे. नेक्स्ट, the movie Spider-Man 3 was launched in India in 5 different languages, including Bhojpuri. It is an example of local marketing, niche marketing, mass marketing, and none of them. Yes, Ved? Local marketing. Suman? Local marketing, ma'am. Anyone else want to give the answer of this? Okay, local marketing. What are the other two names of this? लोकल मार्केटिंग के और भी मैंने कुछ बताए थे, 2 नाम, क्या है वो? Yes, Akanksha? Individual marketing. हाँ. And micro? इसमें माइक्रो मार्केटिंग, सॉरी. ठीक है. तो जो मूवी आया स्पाइडरमैन वो बेसिकली 5 लैंग्वेजेस में आया, इवन वो भोजपुरी में भी आया. तो ऐसे टाइप के जो एग्जाम्पल होंगे वो लोकल मार्केटिंग पे होंगे, जहां पर हम बहुत सारे कंज्यूमर्स, यानी कि यहाँ पर हम इंडिविजुअल कंज्यूमर्स या इंडिविजुअल सेगमेंट्स पे भी फोकस कर रहे हैं, यानी हम बेसिकली नीश मार्केट के भी अंडर इंडिविजुअल प्रेफरेंस दे रहे हैं. तो यहाँ पर ये आ जाएगा लोकल मार्केटिंग, जहां पर हम लोकल एरियाज की नीड को भी फुलफिल कर रहे हैं. Socio-economic classification, lifestyle and personality are major segmentation variable in which category? Geographic, behavioral, demographic and psychographic. Yes, Akanksha? Psychographic. Anyone else who want to give the answer of this? Yes, Suman? Psychographic, ma'am. Ved? Psychographic. Very good. So, Ashish? सेम मैम. यस, जो लाइफस्टाइल एंड पर्सनालिटी होता है वो आपके साइकोग्राफिक में आता है. तो डेमोग्राफिक में क्या क्या आएगा? डेमोग्राफिक में क्या क्या आएगा? एज आएगा मैम. और इनकम आएगा, जेंडर आएगा. यस मैम. ओके. So the next question is, income, education and occupation are major segmentation variables in which category? Geographic, behavioral, demographic, psychographic. Yes, Ved? Demographic. Muskan? Demographic. Akanksha? Demographic. Suman? Demographic, ma'am. Rajesh? Yes, on demographic. Very good. Next question. Rural markets in South India are dash in terms of size, occupation and population of people, income levels, accessibility, socio-cultural factors and similar dimensions. ये कौन सा होगा? Heterogeneous, homogeneous, both A and B and none of the above. रूरल मार्केट है कोई साउथ इंडिया में, जहां पर साइज हो, ऑक्यूपेशन हो, पॉपुलेशन हो, इनकम लेवल हो, एक्सेसिबिलिटी हो, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हो, सिमिलर डायमेंशंस हो, इतनी सारी चीजें हो, तो कौन से में आएगा? यस, वेद? Both A and B. Next, anyone else?
The answer will be heterogeneous. जहां पर आपकी size, occupation, population सब कुछ अलग है, vary कर रहा है, that is heterogeneous. But what we can do, we can convert it into homogeneous by basically understanding by using the various variables. ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा heterogeneous. Markets can be segmented. Markets can be segmented using which dimensions? Geographic and behavioral and geographic and demographic, behavioral and psychographic, both A and B. None of the above. Yes, Muskan. Both A and B. Akanksha. Yes, ma'am. C, both A and B. Ashish. Both A and B, ma'am. Ved. Both A and B. Very good. Next, make way for happiness is a tagline of. Yes, Ved. Make way. Activa. Anyone else who want to give the answer of this? Okay, why the tagline are used? कौन बताएगा ये किसका पार्ट है? Tagline जो है. Akanksha, yes. Positioning का. Very good. Positioning का part. So make way for happiness is a tagline of Bajaj Wave. Okay. Next question. If the company ignores market segment differences by offering single market, ठीक है, the marketing strategy is classified as if the company ignores market segment differences by offering single market offering, the marketing strategy is classified as Muskan, yes. Mass marketing. Ved. Mass marketing. Akanksha. Mass marketing. Suman. Mass marketing, ma'am. एग्जैक्टली जब कंपनी इग्नोर कर देती है सेगमेंट को, यानी डिफरेंसेस को नहीं देखती है, जैसे कोको कोला ने पहले स्टार्ट किया था, दे वर यूजिंग द मास मार्केटिंग अप्रोच, राइट? तो इस तरीके के बेसिकली सिस्टम में जहां पर कंपनी जो है सेगमेंट को डिफरेंसेस को इग्नोर करती है और सारे पूरे मार्केट में सिंगल प्रोडक्ट या फिर कह सकते हैं एक जैसा प्रोडक्ट ऑफर करती है विदाउट एनी डिफरेंसेस, तो उसको हम कहते हैं मास मार्केटिंग। यानी सेगमेंट हम डिफरेंसेस के लिए बनाते हैं, वो डिफरेंसेस को इग्नोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्केट सेगमेंटेशन इवैल्यूएशन the factor must be considered as segment size and growth, segment structural attractiveness, company objective and resources, all of the above. Yes, Ved? All of the above. Muskan? Yes, ma'am. All of the above. Akanksha? All of the above, ma'am. Exactly. The answer is all of the above. यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन इवैल्यूएशन में अगर बेसिकली मार्केट सेगमेंट इवैल्यूएट करें तो हमें सेगमेंट के लिए साइज क्या है, ग्रोथ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा कंपनी का, रिसोर्सेस क्या है, कंज्यूमर्स कौन है, सब चीज का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, इन द मार्केट सेगमेंटेशन इवैल्यूएशन। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूएस Procter and Gamble sells 6 different detergent brand is an example of. Yes. Yes, Muskan? Segmented marketing. Akanksha? Yes, ma'am. Segmented marketing. Anyone else? क्या नाम है? राजेश. राजेश? Yes, ma'am. Segmented market. Segmented market क्या होता है बच्चे? मैम जैसे डिफरेंट कैटेगरी का जो हमारा जो होता है मैडम, जैसे सभी एज ग्रुप का, चाहे वो अलग अलग ये एज ग्रुप के हो गए, चाहे उम्र की नीड एंड प्रेफरेंसेस को ध्यान रखते हैं और उस हिसाब से हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं। यानी अलग अलग कस्टमर की नीड, मैंने जैसे सोप है, एग्जाम्पल में सोप है, तो जैसे सोप की तो वेराइटीज बहुत सारी है, कुछ जैसे आपके जर्म्स किलिंग के लिए हैं, कुछ आपके बेसिकली ब्यूटी सोप्स हैं, ठीक है, कुछ मॉइस्चराइज वाले हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, ठीक है, कुछ मतलब अलग अलग बेसिकली प्रोडक्ट में अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है? बिकॉज अलग अलग कंज्यूमर की नीड्स अलग हैं। सम पर्सन वांट टू यूज लाइफ ऑयल बट सम पर्सन वांट टू यूज टीयर्स, राइट? तो इसी तरीके से जब प्रेफरेंस एंड नीड कंज्यूमर के अलग अलग हैं और इसको कंपनी ध्यान रखते हुए अलग अलग सेगमेंट की नीड को फुल करने के लिए डिफरेंट या फिर अलग अलग प्रोडक्ट ऑफर करती है,
with different price, so that is basically segment market. ठीक है, सेगमेंट मार्केट जहां पर हम सेगमेंट का ध्यान रखते हैं, नीड एंड प्रेफरेंसेस का ध्यान रखते हैं, प्रोडक्ट का ध्यान रखते हैं। एक ही प्रोडक्ट पूरे मार्केट में सेल नहीं करने की कोशिश करते, यानी कि प्रोडक्ट जो है पूरे मार्केट यानी सारे लोगों कंज्यूमर को हम टारगेट नहीं करते। ठीक है, इसीलिए HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के कितने सारे प्रोडक्ट है, आपने देखा होगा कि अलग अलग अगर कोई भी प्रोडक्ट लाइन को लीजिए तो उसमें कितने सारे हैं, बाथ सोप्स में बहुत सारे हैं, डिटर्जेंट्स में बहुत सारे हैं। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ रहा है इतनी वेराइटीज लाने का, एक ही सिंगल प्रोडक्ट लाइन है, बिकॉज ऑफ द सेगमेंट मार्केट, और वी कैन से बिकॉज ऑफ द डिफरेंट preference of the customers, different preference and needs of the customers about the product, and कह सकते हैं for the product. Anyone have any doubt in any of the topic whatever we discussed today? जो भी हमने डिस्कस किया, किसी को भी कोई भी टॉपिक में डाउट है, MCQ से किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है? Anyone have any doubt? मुझे कोई भी बच्चा कुछ 5-6 क्वेश्चंस के आंसर, हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं जो हम लोगों ने पहले क्लास से पढ़ा है, उसमें मैं शॉर्टकट में एक एक वर्ड में मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STP? हैंड रेज करके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STP? यस यस मुस्कान। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। आकांक्षा? यस मैम, जो मुस्कान बोली, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। एग्जैक्टली। अब यहाँ raise your hand. What is VCDH? Yes, Akanksha. मैम ये टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर होता है, जैसे वैरायटी, VCD मतलब वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, C कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, D डिजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, और H हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? When Consumer Protection Act came in India? Consumer Protection Act. Yes, Akanksha? मैम गलती से हो गया, I think 1967. Yes, Suman? Exactly. Consumer Protection Act came 1886 and once, अभी भी ये कुछ चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 मॉडिफाई होकर आया है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मार्केटिंग कंसेप्ट? रेज योर हैंड, सिर्फ नाम बताना है। व्हाट इज मार्केटिंग कंसेप्ट? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, और हो गया, यही था। Okay, product, production, sales, marketing, societal marketing and holistic. Next, what are marketing mix? Tell me the name. Marketing mix में क्या आता है? Marketing mix is a tool, ठीक है? Yes, Muskan? Product, price, place, promotion, physical evidence. हाँ, आगे बोलिए। फिजिकल एविडेंस, people, people and process, ठीक है? तो 7 P's अगर हम बोले तो यहाँ पर 7 P's अभी तक मार्केटिंग मैनेजमेंट में कुछ नहीं हो रहा, सर्विस मार्केटिंग में तो 3 P's जो है वो एक्सटेंड होकर के यूज हो रहा है, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस एंड पीपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, टाइप्स ऑफ होलसेलर्स। Raise your hand. Yes, raise. merchant wholesaler, specialty wholesaler, full service wholesaler, limited service wholesaler, discount wholesaler. Very good. Types of retailers, raise your hand. Types of retailers, raise your. Yes, Akanksha. मैम अनऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज टाइप्स में हॉकर्स, पेडलर्स, मोबाइल रिटेलर्स। अनऑर्गेनाइज में स्पेशलिटी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर।
डिस्काउंट स्टोर, हम्म, मॉम एंड पॉप शॉप, मॉम एंड कन्वीनियंस पॉप शॉप जो है वो नॉन ऑर्गेनाइज वही नॉन ऑर्गेनाइज में आएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज तो बेसिकली नहीं है, लेकिन जो डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, डिस्काउंट, स्पेशलिटी स्टोर, चेन स्टोर, मॉल, ये सारे इसमें आएंगे। किसमें आएंगे? ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज। ठीक है। अनऑर्गेनाइज में आपके कौन से आएंगे? मॉम एंड पॉप शॉप, पेडलर्स, हॉकर्स, वेंडर्स, राइट। ओके, नेक्स्ट question is, what are the stages of PLC? What are the various stages of PLC? Raise your hand. Yes, Muskan. Product development stage, introduction stage, growth stage, maturity stage, and decline stage. Very good. Next question. What is TPC? Total product concept. How many labels are there? Raise your hand. टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट का बताइए, कोर प्रोडक्ट वगैरह जो मैंने आप लोग को क्लास में करवाया था, क्या है वो बताइए। लेवल ऑफ पैकेजिंग। यस मुस्कान। 3 types: primary packaging, secondary packaging, and tertiary packaging. ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the various factors affecting the channel distribution? Various factors. Yes, Ved. Market consideration, geographical consideration, middleman consideration. मुझे नाम बताइए कंसिडरेशन का। जैसे मार्केट कंसिडरेशन, उसके आगे फिर नेक्स्ट कौन सा कंसिडरेशन होगा? प्रोडक्ट कंसिडरेशन, उसके बाद मिडलमैन कंसिडरेशन, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और फिर कंपनी कंसिडरेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी के टाइप्स। यस मुस्कान। 0 level, 1 level, 2 Label, level. I am not asking label, I am asking distribution strategy. Label of channels I am not asking, I am asking about distribution strategy. Who is going to tell me about it? Yes, Akanksha. Yes, ma'am. Intensive, exclusive और selective. ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने ऐसे हर दिन इस तरीके से 10 क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट मैं पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है। एंड नेक्स्ट एमसीक्यूज भी नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी डाउट होता है तो जस्ट आस्क इट इन द क्लास, कभी भी क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ऑन ट्यूसडे। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट? Ma'am, so syllabus with types of. Okay, see you all on Tuesday. Thank you, ma'am. Okay.